नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजन के मुताबिक मार्च के महीने से धारा 307 के मुकदमे में नीमका जेल में महिला बंद थी। फिलहाल मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की है, जहां पर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि मृतक महिला कैदी के ऊपर अपने पति पर अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली चलवाकर जानलेवा हमला कराने के आरोप थे। मृतका कंचन पिछले 2 महीने से नीमका में जेल में बंद थी, जिसने जेल के अंदर फांसी का फंदा लगाकर देर रात आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि झूठे आरोपों में कंचन को फंसाया गया है, जिसके चलते तंग आकर उसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। वहीं जब इस बारे में मृतक महिला के पति से बात की गई तो उसने बताया कि कंचन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मार्च के महीने में उसके ऊपर जानलेवा हमला कराया था, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन हमला करने के आरोप में वो 2 महीने से जेल में बंद थी। उसने किन कारणों से आत्महत्या की उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब इस मामले में पुलिस से बातचीत की गई, उनसे जानना चाहा तो पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आई। हमारी 18 साल पहले शादी हुई थी जी। 3 बच्चे हैं जी मेरे, 2 लड़की 1 लड़का जी। हाँ। वो खूब अच्छे से रह रहे थे, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं। 1 साल से उसका जो है स्वभाव कुछ मेरी तरफ से बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था जी। और अभी 2 महीने पहले तकरीबन 25 मार्च को उसने मेरे पे गोली चलवाई जी 2 बार। एक बार 9:15 बजे, एक बार रात को 12 बजे के बाद जी। कौन लोग और इसमें शामिल थे इसके साथ? हाँ जी, इसमें 2 लोग और शामिल थे। आपकी पत्नी के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो यह आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जी गलत फंसाया है। ये देखो जी, मेरे गोली मारी थी यहाँ पे। मेरे ऑपरेशन हुआ, मैं कई दिन हॉस्पिटल में रहता जी, 4-5 दिन। हाँ दिखाइए। स्विच ऑफ हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज आपकी पत्नी ने फंसाया गया था? ये वो तो जो लड़का बता रहा वही बात है। अच्छा, वो जो लड़का बता रहा वही बात है, और आगे हम बता नहीं सका। इनके घर की लड़ाई झगड़ा हम बता नहीं सके। रोज की लड़ाई करके भगा रहा। संजय सर से पता कर लियो जाए के खेड़ी पुल पर संजय सर से कि कई दाएं उसको मार के आन, कई दाएं पीट के आन, क्या करके आन क्या नहीं करके। कब से बंद थी आपकी बेटी नीमका जेल में? ये अब ये जून चल रही ना, 28 जून आवे तो 3 महीना हो जाए। 3 महीने पहले से बंद थी? हाँ। नहीं, 3 महीना हो जाए, 2 महीना पूरे हो गए। दीदी की कोई बात हुई होगी तो इसलिए मेरी दीदी ने ऐसी बात कही थी मेरे से। कह रही थी किसी अनजान व्यक्ति को घर में मत आने दियो। कहने का मतलब ये है कि तेरे जीजा कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी फंसवा सकते हैं, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है। दीदी ने मेरे को समझाया, मम्मी से बात करी, मम्मी से भी रोने लगी। फिर दोपहर में जीजा और दीदी की बात हुई, पता नहीं, ठीक है। फिर बात होने के बाद में उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में जो बात हुई वो तो हमको पता नहीं है जी। फिर उसके बाद में फ़ोन आता है जीजा का, तो मैं उस समय काम कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ जीजा मैंने थोड़ी देर में फ़ोन करूँ, मैंने टाइम फ्री निकाल के। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर बाद फ़ोन करा, जीजा फ़ोन आया, तो उन्होंने काम गड़बड़ कर दिया। तो क्या मैंने कौन सा काम गड़बड़ कर दिया? जो काम ना होना वो काम कर दिया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा पृथला से सेक्टर 78 तक किसानों के खेतों के मध्य बिजली के हाई टेंशन तार और खंभे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कई गांव के किसान समस्या को लेकर विधायक से मिलने पहुंचे। किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने बिजली वितरण विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसको लेकर बुकारपुर, दयालपुर और तिगांव के किसान भी इस बैठक में मौजूद रहे। तिगांव से विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर बैठक की गई, जहां किसानों ने विधायक के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। किसानों का कहना है कि जो हाई टेंशन तार उनके खेतों के ऊपर से गुजर रही है, उससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई खंभे किसानों के खेतों के बीचों बीच लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरा खेत खाली पड़ा रहेगा। विधायक ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के
एक्शन को समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ हरियाणा के बिजली मंत्री से भी किसानों की समस्या सामने रखने की बात कही है। जाता जब लाइन बीच से चली जाती है तो बुजुर्गों ने ये जो 1-2 एकड़ ज़मीन है जो किसानों के पास, तो वही जरिया है आजीविका। अगर वो इस तरह से हाई टेंशन लाइन निकल जाती है तो वो तो ना तो इधर से मतलब की रहती है ना इधर से। तो आज विधायक राजेश नागर जी के यहाँ हमारे एक्शन साहब और सारे सीनियर ऑफिसर बुलाए हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट के इस हाई टेंशन लाइन के, तो उनसे डिस्कस किया है। विधायक जी ने बोला कि भैया इसमें किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, लीगली इसमें जो भी पॉसिबल हो सकता है, वो चाहे साइड में डाइवर्ट करनी पड़े लाइन या कहीं दूसरी जगह से करना है, उनको कोई भी दिक्कत पैदा ना हो। तो अभी एक्शन साहब ने बहुत पॉजिटिव बात की है। उन्होंने कहा कि इसमें हम अपने हाई कमान से बात पहुंचाएंगे और इसमें जो भी एज पॉसिबल होगा उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो किस किस गांव के लोग आज मिले? आज तिगांव, बुखारपुर और अपना दयालपुर के काफ़ी 500-700 उसके रिगार्डिंग तिगांव गांव से होके जो लाइन गुजर रही है खेतों से, उसके रिगार्डिंग आज कुछ गांव वाले लोग विधायक जी के पास आए थे। विधायक जी ने हमें बुलाया था, तो हमारी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से जो लाइन का रूट अप्रूव्ड रूट है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उसमें कुछ किसानों को ऑब्जेक्शन था, तो हमने दिखाया है विधायक जी को भी, उन लोगों को, और उम्मीद करते हैं काम को जो गांव वाले हैं काम को आगे बढ़ने देंगे। नहीं, किसानों ने आरोप लगाया कि अभी तक जो मुआवजा वो तक नहीं मिल पाया है। पहला भी मुआवजा अभी पहला काम अभी शुरू हो रहा है, ये फाउंडेशन चल रही है। फाउंडेशन होने के बाद मुआवजा मिलेगा इनको, उसका जो ड्यू प्रोसेस है उसके हिसाब से सबको मुआवजा मिलेगा। उसमें कोई अब किसानों को क्या आश्वासन दिया? किसानों को यही दिया कि काम होगा, उसके बाद फाउंडेशन हो। बढ़ता अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो से बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। बल्लभगढ़ बस डिपो के रूट संचालक धर्मवीर का कहना है कि 1 जून से हरिद्वार के लिए एक ही बस चलाई जा रही थी, पर दूसरे दिन से ही सवारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई। और धर्मवीर का कहना है कि इन दिनों में लोग ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के लिए काफ़ी संख्या में जाते हैं और अधिकतर लोग बसों का ही इस्तेमाल करते हैं। हरिद्वार के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो के साथ साथ पलवल से भी कुछ बसों को चलाया जा रहा है और किसी सवारी को पलवल से जाना हो तो वहां से भी सेवा शुरू की जा सकती है। बाबू जी, जेल का दशहरा आने वाला है, लोगों के लिए क्या सहूलियत रोडवेज देगा? देखो, मैंने एक बस 1 तारीख से ऋषिकेश चलाई थी, उसके बाद इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया है सवारियों का, जनता का। दूसरे दिन से 2 तारीख से मुझे 2 गाड़ियाँ डेली भेजनी पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा जनता होती है, आज भी होती है, कल भी होती है, किसी भी डेट में जिस दिन ज़्यादा जनता होगी उस दिन जो है जनता के हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाएंगी और गाड़ियाँ जितनी आवश्यकता होगी उतनी भेजी जाएंगी। चाहे और जो दूसरे रूट हैं उनसे गाड़ियाँ काट के उधर भेजी जाएंगी। अच्छा, तो एक बस आप चला रहे हैं, तो एक ही बस चला रहे हैं या फिर अन्य बस? एक बस चल रही है, लेकिन एक बस की बजाय 2 बस देनी पड़ रही है डेली। क्या कारण? क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, सवारी ज़्यादा है, जनता ज़्यादा है, जनता को सेवा देना मेरा पहला फर्ज बनता है। और अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिपो है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की जनता को सेवा देना मेरा पहला फर्ज बनता है। क्योंकि जब अपनी डिस्ट्रिक्ट की जनता नहीं उठेगी तो फिर हम किस लिए लगा रखते हैं सरकार। अच्छा, दोबारा से चलाई गई है ऋषिकेश के लिए बस? दोबारा से ऋषिकेश के लिए बस चलाई गई है, तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स है। ऋषिकेश की बस की काफ़ी दिनों से लगातार डिमांड चल रही थी, तो उसको मैंने GM साहब से कह के GM साहब ने परमिशन दी है, टैक्स जमा किया है, उसके बाद ये बस चलाई गई। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए जा रहे हैं बाहर? इस टाइम स्कूलों की और दफ्तरों की और शायद कोर्ट की छुट्टी होने वाली हैं, और शायद हो भी गई हों, तो इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। तो इनकी जो है इनका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बच्चे भी जाते हैं, बड़े बूढ़े भी जा रहे हैं और यंग लोग भी जा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे काबर आने वाली है, उसके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बसें मैं भेज सकूँगा तो मैं भेजूँगा। अच्छा, टाइमिंग क्या रहता है सुबह से? टाइम सुबह होता है 5:30 बजे हरिद्वार, उसके बाद पलवल से गाड़ी 6 बजे 6:30 आती है फरीदाबाद हरिद्वार के लिए। पलवल से फिर 10:30 चलती है एक गाड़ी, वो 11 साढ़े 11 बजे हरिद्वार यहाँ पहुँचती है बल्लभगढ़। उसके बाद मेरी गाड़ी एक ही जाती है सुबह 5:30 बजे। अगर सुबह सवारी हरिद्वार की अधिक होती हैं तो सुबह भी गाड़ियाँ अधिक से अधिक भेजी जाएंगी।
उस दशहरा के पर्व में अगर ज़्यादा सवारियाँ होती हैं, जनता सुबह होती है, वैसे जनता शाम को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि सिरक का टाइम होता है। सुबह गर्मी में जाना पसंद कम करती है। सुबह लगभग एक ही गाड़ी भरती है मेरी, लेकिन शाम को डेली 2 गाड़ी जा रही हैं लगातार, जब से मैंने गाड़ी चलाई है, सिर्फ 1 तारीख को छोड़ के। अच्छा, शाम को डेली जा रही है गाड़ी? शाम को डेली 2 गाड़ी जा रही हैं। शाम को समय टाइम क्या है? शाम को वही है 8 और 8:30। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। जहां इंसान इसकी चपेट में आया हुआ है, तो वहीं पशु भी इस गर्मी की मार से पीछे नहीं है। डॉक्टर की माने तो जितनी ज़रूरत इस गर्मी से बचने के लिए इंसान को है, उतनी ही पशु भी इस गर्मी से बचाव की उम्मीद रखते हैं। जहां पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ऐसे मौसम में पशुओं को पशुपालक उनका ध्यान काफ़ी अच्छे से रखते हैं। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंसान तो अपनी परेशानी बोलकर सामने रख सकता है, लेकिन बेजुबान पशुओं का दर्द समझने वाले बहुत कम ही होते हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर की माने तो ऐसी गर्मी में सभी को अपने पशुओं की देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में पशुओं को ठंडा पानी पिलाना चाहिए और धूप से बचाने के अलावा खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सर, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोगों को पानी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पशुपालक की बात करें, किस तरह पशुओं का ध्यान रखें? पशुओं का ये ध्यान रखना, जैसे थोड़ा वेदर फोरकास्ट होती है, जैसे टीवी में भी आता है, रेडियो में भी आता है, वो ऑलरेडी बता देते हैं 2 दिन का 3 दिन का गर्मी है ज़्यादा या नहीं है, तो हॉट वेदर का उसका फोरकास्ट का ध्यान रखें पशुपालक, और उसी हिसाब से अपने पशुओं को टाइम पे ठंडा पानी पिलाते रहें। शेड इस तरह का रखें कि भाई उनको प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, उनको मतलब ज़्यादा हीट ना लगे, और पानी इसी हिसाब से पिलाना चाहिए कि भाई उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, पिलाते रहना चाहिए। और चारा इतना ज़्यादा गरिष्ठ यानी कि ज़्यादा भारी खाना नहीं खिलाना चाहिए, थोड़े टाइम में हरा चारा और थोड़ा देना चाहिए, ताकि और पशुओं को टाइम पे जिस दिन हीट ज़्यादा है पता लग जाता है, जैसे हीट ज़्यादा है तो टाइम पे चेक कर लेना चाहिए। कोई रेस्पिरेशन को पसीना नहीं आ रहा, कोई बुखार नहीं है, कोई रेस्पिरेशन में सांस लेने में कोई दिक्कत है कुछ, तो उसका फिर उसके हिसाब से उसको इलाज करवाना चाहिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से। जैसे गर्मियों में पशु दूध देना कम करते थे, तो इसके लिए क्या? इसके लिए तो आप कैल्शियम पिलाओ, और ज़्यादा गर्मी है तो उसको अंदर ऐसी जगह बांधो जैसे डायरेक्ट लू उसको ना लगे, और सुबह शाम उसको नहलाओ ठंडे पानी से, तो कैल्शियम दो और चारा ठीक दो, उससे दूध इतना कम नहीं होगा। हीट में अगर हीट स्ट्रेस से होगी तो ऑटोमेटिकली बुखार आ जाएगा, उससे दूध कम हो जाएगा। गर्मी में पशु को क्या क्या बीमारी हो सकती है ऐसे गर्मी में? मेनली तो हीट स्ट्रेस का खतरा होता है इन दिनों में, हीट स्ट्रेस ज़्यादा उससे हीट स्ट्रेस का ही खतरा होता है, और उसका इलाज है हमारे पशु चिकित्सक जाके। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। बल्लभगढ़ विधानसभा के संजय कॉलोनी और बापू नगर में डी प्लांट से बनने वाली करीब 51 लाख की लागत से बनने वाली 2 मुख्य सड़कों का स्थानीय लोगों के हाथ से नारियल तुड़वाकर कार्य का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। वहीं सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवे के नीचे से सीवर लाइन डाल दी गई है, जो कि जल्द ही सीवर के गंदे पानी को इन कॉलोनियों से निकालने का काम करेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रेन्यूअल की योजना के तहत मीठा पानी कॉलोनियों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में विकास कार्य कराए गए हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए जमकर खजाने के मुंह खोले हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी जताया। आज मैंने संजय कॉलोनी और बापू नगर के 2 मेन रास्ते हैं, और जो सारे रास्तों के जो मुख्य मार्ग हैं, और मुख्य मार्ग की जो हालत है वो खस्ता है। 51 लाख की लागत से दोनों सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसका टेंडर भी हो गया, काम भी 10 दिन में लोगों को सड़क, और 10 दिन में लोगों को इस सड़क रहेगी। लोग बार बार आवाज़ भी काम है। यहाँ का मुख्य कारण एक ही है, पार्क शायद एक पार्क है, एक इनकी सीवर लाइन है। सीवर लाइन भी हमारी 4 दिन में चालू हो जाएगी। संयोग सीवर की भी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। बाकी तो उनको काम है ना, एक मीठा पानी आ रहा है, और पानी भी हम जो पानी की जो बढ़ोतरी यमुना की तरफ कर रहे हैं,
4 दिन में भी पानी की यहाँ बढ़त पानी की भी। चलिए अब बात करेंगे आसमान से बरस रही आग के बारे में। दिल्ली में रविवार की तरह सोमवार को भी लू का प्रकोप लगातार जारी रहा और दिन भर आसमान से यूं ही आग बरसती रही। झुलसा देने वाली गर्मी का आलम ये रहा कि सफदरजंग मानक केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री यानी कि 43.5 डिग्री दर्ज किया गया और साल 2000 के बाद ये 6 जून का सबसे अधिक तापमान रहा। खबर की और विवादित टिप्पणी के आरोप में भारतीय जनता पार्टी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके परिवार को दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के बाद सुरक्षा मुहैया करवाई है। टिप्पणी के बाद से ही नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई है। मालूम हो कि बीजेपी ने रविवार को नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कुछ मुस्लिम देशों के विरोध प्रदर्शनों के कारण विवाद बढ़ गया था। कुछ धार्मिक समूहों के विरोध प्रदर्शन और कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच बीजेपी ने एक बयान जारी कर इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया था। पार्टी ने जोर देकर कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। विरोध कर रहे देशों में भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात भी सामने आई थी। पार्टी द्वारा एक्शन लिए जाने के बाद नुपुर ने अपना विवादित बयान वापस लिया था। उन्होंने दावा किया था कि भगवान शिव के लगातार मजाक उड़ाए जाने और उनका अपमान होता देख उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दे डाली। नुपुर ने स्पष्ट कहा था कि अगर उनके बयान से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वो क्षमा मांगती हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।